तो अभी जो प्रॉब्लम हमारे सामने एक नई सिचुएशन यहाँ पे आ रही है, इसको अब आपने थोड़ा सा गौर से अंडरस्टैंड करना है। अब वो सिचुएशन ये है कि प्रॉब्लम वही है जो पहले हमारी प्रॉब्लम थी कि जिसमें थ्री डिसीजन ऑल्टरनेटिव हमारे पास D1, D2 और D3, ठीक है। और हमारे पास जो रिलेटेड प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो S1 और S2 हैं, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ एक जो फर्दर जो चीज़ हम करने जा रहे हैं वो ये है कि हम इसमें मार्केट रिसर्च का एक एलिमेंट लेके आना चाहते हैं। तो इसमें हमारे पास एट फर्स्ट पॉइंट दो सिचुएशन आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे हैं तो हमारे पास दो रास्ते हैं। इसको मैं कलर चेंज कर लूँ। आप यहाँ पे हैं, यहाँ से आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता है मार्केट रिसर्च और दूसरा रास्ता है विदाउट मार्केट रिसर्च। विदाउट मार्केट रिसर्च, मैं MR से लिख रहा हूँ, विदाउट मार्केट रिसर्च। अच्छा, अब ये ज़रा सिचुएशन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। जो पहली जो प्रोबेबिलिटीज़ थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ S2, ये समझें कि ये हैं परसेप्शन बेस्ड। मे बी कि जो मैनेजमेंट और जो वहाँ की है बोर्ड ऑफ गवर्नर, उन्होंने ही सोचा कि मार्केट में 80% डिमांड है हाउसिंग प्रोजेक्ट की और 20% डिमांड नहीं है, यानी वीक डिमांड है। तो ये है विदाउट रिसर्च प्रोबेबिलिटीज़, जो आपकी मैनेजमेंट की परसेप्शन के ऊपर बेस कर रही हैं। अब क्या दूसरा ऑल्टरनेटिव इसमें ये होता है कि आप मार्केट रिसर्च करते हैं, आप कोई सर्वे टीम को भेजते हैं और वो रियल टाइम लोगों से जाकर पूछते हैं कि भाई आपको हम ये हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, आपको घर की ज़रूरत है या नहीं है। तो उसका रिस्पांस क्या आ सकता है? उसका रिस्पांस ये आ सकता है कि भाई हमें घर की ज़रूरत है, या वो ये कह सकते हैं हमें घर की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह वो सेवरल मतलब इंडिविजुअल्स के पास जाके इस इंफॉर्मेशन को लेंगे, ठीक है, और रिस्पांस उसका यस और नो में आएगा। तो आपके पास यहाँ पर कहने का मतलब है कि दो पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं कि जो मार्केट रिसर्च अब करने जा रहे हैं वो उसका आउटकम फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, ठीक है। फेवरेबल है कि स्ट्रॉन्ग डिमांड है, और अनफेवरेबल आउटकम क्या हो सकता है कि वीक डिमांड है, ऐसे ही। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर तो आप विदाउट मार्केट रिसर्च जाते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे उसी जो ट्री डायग्राम है उसको यहाँ पे रेप्लिकेट करेंगे जो अर्लियर हम कर चुके हैं, जो हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। आप उसको यहाँ पे लेके आ जाएंगे क्योंकि आप विदाउट मार्केट रिसर्च जा रहे हैं, और सेम डायग्राम जो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं D1, D2 और D3, और इसको आप फर्दर एक्सटेंड कर दें और इसको आप फर्दर एक्सटेंड कर दें, तो ये आपकी एक ट्री डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट होती है। लेकिन अगर आप मार्केट रिसर्च करते हैं तो आप यहाँ से आपके पास दो रास्ते आते हैं, एक फेवरेबल की तरफ चला जाता है और एक अनफेवरेबल की तरफ चला जाता है, ठीक है। यानी मार्केट रिसर्च में आपके पास दो पॉसिबिलिटी, दो आउटकम्स हैं, फेवरेबल और अनफेवरेबल। और जब फॉर एग्जांपल आपका आउटकम फेवरेबल आता है तो उसके बाद आपने फिर अगेन इसी ट्री डायग्राम को रेप्लिकेट करना है जो ऑलरेडी हम यूज़ कर रहे हैं। रेप्लिकेट करने से मुराद कि आप अगेन फिर डिसीजन ऑल्टरनेटिव 3 डिसीजन ऑल्टरनेटिव लें और उनके आगे आप 2 ब्रांचेस बनाते जाएं, ठीक है। और इसी तरह अगर आपका आउटकम अनफेवरेबल होता है तो आप अगेन इसके भी 3 आउटपुट डिसीजन ऑल्टरनेटिव के और 2 जो है वो उसके स्टेट्स ऑल्टरनेटिव के बनाएंगे। तो इस तरह से आपकी ये ट्री डायग्राम कंप्लीट होगी। अब मैं मोर प्रिसाइज, क्योंकि ये तो इसकी शक्ल नहीं है कोई ऐसी आपको, मतलब कि जिसमें से आपको कोई ऐसी लेकिन मैं इसका ओवरव्यू बता दिया आपको। अब फर्दर जब आपने इसको D1 और D2 नीचे नहीं
ये D1, ये 3 जो ब्रांचेज है ना, ये D1 D2 ये D3 है, D1 D2 D3 है, ये भी D1 D2 D3 है, और उसके आगे फर्दर मैं आपको इसका वो दिखा रहा हूँ कि जो रियल डायग्राम है। अब वही अगर आप देखें तो हमारे पास पोजीशन 1 पे हमारे पास 2 रास्ते हैं। पोजीशन 1 पे एक रास्ता ये है कि आप नो मार्केट रिसर्च अगर आप करते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे पहुँचते हैं और यहाँ पे D1 D2 D3 और उसके बाद S1 S2 S1 S2 और S1 S2, ये आपके पास वही ट्री डायग्राम बन गई जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ये वाली नो मार्केट रिसर्च में आपके पास एज इट इज़ वही ट्री डायग्राम है, लेकिन फ़र्क कहाँ पे आ रहा है कि जब हम मार्केट रिसर्च करते हैं तो एक सिचुएशन आ सकती है कि फेवरेबल रिपोर्ट है और दूसरी सिचुएशन आ सकती है कि अनफेवरेबल रिपोर्ट है। तो जब फेवरेबल रिपोर्ट है तो फिर भी आपके पास डिसीजन ऑल्टरनेटिव में 3 डिसीजन ऑल्टरनेटिव में विच इज़ D1 D2 D3 और आगे उनकी फर्दर ब्रांचेस हैं, ठीक है। और इसी तरह अनफेवरेबल के केस में भी वही चीज़ है। अब अगेन जब आप इनकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे तो आपको सबसे पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू कहाँ पे चाहिए होगी? 6 पे। ये नोट करने वाली चीज़ है। सबसे पहली एक्सपेक्टेड वैल्यू आपको 6 पे चाहिए होगी, दूसरी एक्सपेक्टेड वैल्यू आपको 7 पे, थर्ड 8 पे, फिर 9 पे, 10 पे, 11 पे एंड सो ऑन। और 6 पे जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगी वो किस तरह से आएगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 मल्टीप्लाई बाय 8 और इसी तरह से प्लस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 मल्टीप्लाई बाय 7। तो इस तरह से आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू एट 6 पे आ जाएगी। और ये सारी कैलकुलेशन यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ है कि जो प्रोबेबिलिटीज़ की असाइनमेंट है उसको ज़रा यहाँ पे क्रिटिकली देखना है। यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 और S2 है इसको थोड़ा सा क्रिटिकली देखना पड़ेगा। इन केस जब आपके पास मार्केट रिसर्च आप नहीं कर रहे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 80% और प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 जो है वो 20% है अगर आप मार्केट रिसर्च नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप मार्केट रिसर्च कर रहे हैं तो ये जो प्रोबेबिलिटी है S1 और S2 ये चेंज हो जाती है। और वो क्यों चेंज होगी? क्योंकि अब हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो अपडेट हो चुकी है। क्योंकि जो परसेप्शन थी S1 और S2 वो परसेप्शन थी, लेकिन अब क्या हो चुका है? मार्केट रिसर्च हो चुकी है। तो मार्केट रिसर्च से वो जो प्रोबेबिलिटी थी पहले वाली 80% और 20% वाली वो अपडेट हो चुकी है। और अब हम उसको कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 गिवन, उसको सिंपली प्रोबेबिलिटी, ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 गिवन के रिपोर्ट आपकी फेवरेबल है, क्योंकि ये S1 किसके साथ लिंकअप है? फेवरेबल के साथ। यानी फेवरेबल रिपोर्ट के बाद ही S1 आ रहा है ना। बात समझ आ रही कि मार्केट रिसर्च हो रही है और फेवरेबल रिपोर्ट के बाद ही S1 है। तो हम इस प्रोबेबिलिटी को कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 गिवन फेवरेबल यानी F। इसको हम ये जो 8 के साथ एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी है 8 के साथ इसको लिखने का तरीका ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 गिवन F, ठीक है, ये वाली। इसी तरह से आप जो दूसरी प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 वो भी आपके पास क्योंकि फेवरेबल से एसोसिएटेड है तो वो भी सिंपली आपके पास आ जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 गिवन F। विदाउट मार्केट रिसर्च में सारी प्रोबेबिलिटी सेम है जी, विदाउट रिसर्च में S1 और S2 सेम है, ठीक है। लेकिन जब आपके पास रिसर्च आप करते हैं और एक आउटकम आपका आ सकता है फेवरेबल का, तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 गिवन F होगा फिर, और प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 गिवन F होगा अगर फेवरेबल की चाहते हैं। और अगर आपका आउटपुट अनफेवरेबल आता है रिपोर्ट में तो फिर आपने ये लिखना है उसको, अगर आपकी रिपोर्ट अनफेवरेबल है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 गिवन अनफेवरेबल ये आपको चाहिए। और इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 गिवन U चाहिए आपको, ठीक है। फेवरेबल वाले सेक्शन में D1 D2 D3 की प्रोबेबिलिटी सेम रहेंगी सर? D1 D2 D3 की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है हमारे पास। ये जो S1 S2 है, हाँ, S1 और S2 की प्रोबेबिलिटी है,
सेम रहेगी। वो सेम नहीं रहेगी, वो मतलब हर D1 D2 3 की सबकी सेम रहेगी। हाँ वो सेम रहेगी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन वो फेवरेबल और अनफेवरेबल में चेंजिंग आती है। ठीक है, बात समझ आ गई। ये फॉर एग्जांपल अगर फेवरेबल है तो आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 गिवन F, प्रोबेबिलिटी ऑफ S2। अब मैं आपको इसको प्रैक्टिकली इधर दिखा रहा हूँ, इसको ज़रा ये देखें। प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 गिवन F, प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 गिवन F, ये भी गिवन है। और इस तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 गिवन U और S2 गिवन U, ये भी गिवन है। अब वो प्रोबेबिलिटीज़ हम यहाँ पे मेंशन भी यहाँ पे उन्होंने कर दी हैं इस टेबल में। अब देखें, ये 0.95 मल्टीप्लाई बाय 8 और इस तरह 0.06 मल्टीप्लाई बाय 7। तो इसी तरह एक्सपेक्टेड वैल्यू को कैलकुलेट करने का वही मेथड है जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। और फाइनली जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ कैलकुलेट हो चुकी हैं, हमें नोड 6, ये देखें नोड 6 से लेके 14 तक हमें एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ चाहिए। ये देखें ज़रा, ये नोड 6 ये है और नोड 14 ये फाइनल नोड है। तो हर एक नोड के ऊपर हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए, और आपको पता है कि हर नोड के साथ एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी और उसकी ब्रांच वैल्यू है। तो अब सिंपली मल्टीप्लाई और ऐड करेंगे। ये देखें 0.94 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 0.06 मल्टीप्लाई बाय 7। तो इस तरह से ये 0.79 आपके पास नोड 6 पे एक एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाती है। इसी तरह नोड 7 पे इस तरह नोड। अब ये जो एक चीज़ मुझे आप बताएं, जो नोड 6, 7, 8 के ऊपर वैल्यूज़ आ रही हैं वो किसके अकॉर्डिंग आ रही हैं? फेवरेबल के अकॉर्डिंग आ रही हैं या अनफेवरेबल के अकॉर्डिंग आ रही हैं या विदाउट मार्केट रिसर्च आ रही हैं? 6, 7, 8 के ऊपर फेवरेबल के लिए आ रही है ना। तो अगर फेवरेबल है तो उस सिचुएशन में आप किस को चूज़ करेंगे, कौन से नंबर को चूज़ करेंगे? अगर सिचुएशन, अगर आपकी मार्केट रिसर्च फेवरेबल है तो आप किस एक्सपेक्टेड वैल्यू को चूज़ करेंगे? 18.26 को चूज़ करेंगे, क्योंकि 7.94, 13.46 और 18.26 ये 3 वैल्यूज़ हैं जो फेवरेबल के साथ इनका लिंक है, और इनमें से हाईएस्ट 18.26 है। तो इस वजह से हम 6, 7 और 8 नोड में नोड 8 को चूज़ करेंगे। ठीक है, नोड 8 को चूज़ करेंगे। और नोड 8 का मतलब ये है कि आप दोबारा इस डायग्राम पे आएँ। नोड 8 का क्या मतलब है? नोड 8 का किससे बिलोंग करती है? लार्ज। नोड 8 किससे बिलोंग कर रही है? लार्ज कम्प्लेक्स से, बड़े घरों से बिलोंग कर रही है। ठीक है, हाउसिंग प्रोजेक्ट में लार्ज किससे बिलोंग कर रहा है? जो आपके जो बड़े घर हैं उनसे बिलोंग कर रहा है। तो इस वजह से नोड 8 की एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम यूज़ कर रहे हैं इन केस कि आप फेवरेबल हैं। ठीक है, और अब अगेन आपके पास नोड 9, 10 और 11 है, और 9, 10 और 11 नोड जो हैं वो अनफेवरेबल के अकॉर्डिंग है। ये देखें ज़रा, ये अनफेवरेबल के अकॉर्डिंग आपके पास 9, 10 और 11 नोड है। तो इस 9, 10 और 11 नोड में अगर आप गौर करें तो आपके पास वैल्यूज़ आ रही हैं 7.35, 8.15 और 1.15। तो अब नोड 9, 10 और 11 में हाईएस्ट क्या है? 8.15। ठीक है, तो अब आप किसको चूज़ करेंगे? 8.15 को, इन केस के अब अगर आपका जो आउटकम है मार्केट रिसर्च का आउटकम अनफेवरेबल आता है तो आप 8.15 को चूज़ करेंगे। और 8.15 किसके साथ लिंकअप है इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि अनफेवरेबल में आपके पास जो नोड 10 है जहाँ पे हमारे पास वैल्यू 8.15 आई है, वो उसका लिंक मीडियम के साथ है। इट मीन्स दैट कि जब डिमांड हाई है तो आप उसको लार्ज हाउसेस की तरफ जा रहे हैं, और इसी तरह से जब आपका फेवरेबल है, रिपोर्ट का रिजल्ट फेवरेबल है, तो आप हाई उसमें जा रहे हैं, यानी लार्ज कम्प्लेक्सेस की तरफ जा रहे हैं। और अगर अनफेवरेबल है रिपोर्ट का आउटकम तो आप मीडियम की तरफ जा रहे हैं, यानी मीडियम घरों की तरफ आप मूव करें, उनको बनाएंगे आप। तो ये यहाँ से हमें थोड़ा सा कंक्लूजन मिलता है, और इस चीज़ को हमने नोट कर लिया। और ये जो रिमेनिंग है नोड 12, 13 और 14, ये बिल्कुल वही आउटकम है जो ऑलरेडी हम प्रॉब्लम पहले वाली जो अभी थोड़ी देर पहले की है वो वही आउटकम है।
7.80, 12.20 और 14.20। तो अगर आप इनमें देखें, अगर इसमें से चूज़ करना पड़े तो आप किसको चूज़ करेंगे? 14.20 को। तो इस तरह से हमारे पास 3 एक्सपेक्टेड वैल्यूज आ जाती है फाइनली। एक्सपेक्टेड वैल्यू एट नोड 8, एक्सपेक्टेड वैल्यू एट नोड 10 और एक्सपेक्टेड वैल्यू एट नोड 14। ठीक है, जो एक वैल्यू आ रही है वो फेवरेबल के साथ आ रही है, दूसरी अनफेवरेबल के साथ आ रही है, तीसरी विदाउट मार्केट रिसर्च आ रही है। अब 3 डिसीजन, आपके पास 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं। अब 3 ऑल्टरनेटिव में से आपने कैसे चूज करना है, आगे चलते हैं ज़रा उसमें। अब देखें ज़रा, ये हमारे पास वो सारी एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये सारी हर नोड के ऊपर वो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है 6, 7, 8 के ऊपर, 9, 10, 11 के ऊपर, 12, 13 और 14 के ऊपर वो सारी एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ कैलकुलेट हो चुकी हैं। अच्छा, अब आगे मूव करते हैं। अब आप देखें कि हमारे पास जो फाइनली ये 3 वैल्यूज़ आती हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं कि 18.26 आपने चूज़ किया फेवरेबल के केस में। ये थोड़ा सा इसको नहीं, मैं इसको ज़रा ना उसमें लेके आ। अच्छा, इसको आप देखें कि ये एक्सपेक्टेड वैल्यू 18.26 का पता चल गया ना कैसे आई है, और से ये 8.15 ये भी कैसे आई है। अब आप देखें कि 18.26 जो है उसका जो रिलेशन है वो फेवरेबल के साथ है, और फेवरेबल की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.77 है, 0.77 है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ यानी कि वो रिस्पोंडेंट के पास जाते हैं, लेट्स से कि वो 100 रिस्पोंडेंट के पास जाते हैं जिन्होंने आंसर किया है, तो उसमें से 77 लोग ये कहते हैं कि भाई हमें घर चाहिए। ठीक है, यानी और 30 जो रिमेनिंग है 23% वो कहते हैं जी हमें नहीं चाहिए। तो इस तरह से ये फेवरेबल की प्रोबेबिलिटी 77% है, और उसके अकॉर्डिंग जो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो 18.26 है, और अनफेवरेबल के अकॉर्डिंग आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू 8.15 आई है। और अगर हमें पहुंचना है इस नोड 2 पे, इस नोड 2 पे पहुंचना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली दोनों एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ को यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू एट नोड 2 कैलकुलेट करेंगे। एक्सपेक्टेड वैल्यू एट नोड 2 कैलकुलेट करेंगे, और वो सिंपली आपने क्या करना है कि आपके पास नोड 2 के लिए आप लिखेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू एट नोड 2, और सिंपली आपने जो आपके पास उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.77 फेवरेबल की, और उसके अकॉर्डिंग उसका जो पे ऑफ है 18.26, और प्लस कर देंगे 0.23 मल्टीप्लाई बाय 8.15। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू एट नोड 2 आ जाती है जो यहाँ पे आएगी। ठीक है, और इसी तरह से अब यहाँ पे हमें किसी एक्सपेक्टेड वैल्यू को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है विद नो मार्केट रिसर्च, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है आपके पास। ठीक है, तो अब आपके पास नोड 2 के ऊपर आ जाती है एक्सपेक्टेड वैल्यू, और एक ये 5 के ऊपर है। ये 2 के ऊपर आ रही है 15.93, और 5 के ऊपर ऑलरेडी विच इज़ 14.20। अब इनमें से हमने चूज़ करना है नो। अगर आप नो मार्केट रिसर्च पे जाते हैं तो आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू है 14.20, लेकिन अगर आप रिसर्च के साथ जाते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू 14.93। कहने का ये मतलब है कि मार्केट रिसर्च करने से आपको फ़ायदा होगा, बजाय कि आप विदाउट मार्केट रिसर्च है उस प्रोजेक्ट की तरफ जाएं। ठीक है, तो ये यहाँ से हमें एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है, और 15.93 है। अब इसमें कुछ और भी मतलब चीज़ें हैं जो इन्होंने यहाँ पे डिस्कस की हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैम्पल इंफॉर्मेशन, एक्सपेक्टेड वैल्यू सैम्पल इंफॉर्मेशन, एक्सपेक्टेड वैल्यू with sample information about the states of nature, expected value without sample information about the states of nature। अब यहाँ पे सिंपली ये वाली जो वैल्यू है एक्सपेक्टेड वैल्यू विद सैम्पल इंफॉर्मेशन, ये वो वैल्यू है जहाँ पे आपने मार्केट रिसर्च का आइडिया यूज़ किया है। ठीक है,
आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैम्पल इंफॉर्मेशन ये आपने कैलकुलेट करनी होगी। अगर आपको क्वेश्चन में एग्जाम आता है कि भाई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैम्पल इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करें, तो इसके लिए आपको दो इनपुट्स चाहिए। एक इनपुट है आपका रिलेटेड टू द रिसर्च, ये वाला, और दूसरा आउटपुट है विदाउट रिसर्च, जिसे आप विदाउट सैम्पल इंफॉर्मेशन कह रहे हैं। विद सैम्पल इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि आपने कोई सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ की है, क्योंकि जब आप मार्केट रिसर्च कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई सैम्पलिंग टेक्निक, कोई ना कोई सर्वे डिज़ाइन करता है, तो ये बेसिकली स्टेटिस्टिकल ओरिएंटेड सैम्पल बेस्ड स्टडी होती है, जिसे हम मार्केट रिसर्च कह रहे हैं। तो इस वजह से एक्सपेक्टेड वैल्यू विद सैम्पल इंफॉर्मेशन का मतलब है, जो अभी इसी कॉन्टेक्स्ट में जो अभी हमने एग्जांपल की है कि मार्केट रिसर्च ओरिएंटेड जो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आई है वो 15.10 आई है, सॉरी 15.93 आई है, और दूसरे केस में वो 14.20 आई है। तो ये एक नंबर आपका ये फर्स्ट वाला है, ये मार्केट रिसर्च से रिलेटेड है, और दूसरा विदाउट मार्केट रिसर्च से रिलेटेड है। इनका डिफरेंस लेते हैं तो आपके पास ये 1.73 मिलियन का आपको एक उसमें प्रॉफिट मिलता है, यानी एडिशनल काइंड ऑफ प्रॉफिट जो मार्केट रिसर्च से आपके उसमें हिस्से में आया है। तो ये बेसिकली आज के लेक्चर में ये चीज़ थी बेसिक, कि अगर आप दो चीज़ें, अगर आप मार्केट रिसर्च नहीं करते तो सिंपली एक ट्री डायग्राम है। अगर मार्केट रिसर्च आप करते हैं तो देन आपके पास कह लें कि 3 टाइप के ट्री डायग्राम आ जाते हैं, एक फेवरेबल, अनफेवरेबल और एक विदाउट के साथ। तो उनका बस आपने उसका कंपैरिजन करना होता है, और एक्सपेक्टेड वैल्यू को फाइंड आउट करने का सेम मेथड है। तो अभी मैं इस वीडियो को कर रहा हूँ एंड, और अभी आपको वो मैं देता हूँ डिफरेंट एक्सरसाइज प्रॉब्लम, ताकि आप उसको समझ सकें और